हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं लवर सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का स्वागत है आपका अपना एप्लीकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 12 का जो अभी एग्जाम डेट आ चुका है और उसी का प्रिपरेशन पर हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट से लेकर टीचर तक कि कैसे स्कोर को बढ़ाया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी के लिए मैं पिछला क्लास एक वीडियो भी आप लोग के लिए बनाया था कि हाउ टू प्रिपेयर एंड टू गेट स्कोर 99 मार्क्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो नाउ आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला मैंने शुरू किया है सुपर टेस्ट सीरीज के नाम से इसको रखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा सुपर टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने 3 सीरीज का क्वेश्चन करवाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सुपर टेस्ट सीरीज। और को तीनों सीरीज के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और उनको अच्छे से याद करके आपको एग्जाम देने चल जाना है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक दूसरा आपका कोई भी बुक, कोई भी गेस्ट पेपर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट का। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो अगर देख रहे हैं तो सामने कॉपी किताब रखिएगा। किताब तो नहीं लेकिन कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिएगा ताकि आंसर के साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको लिखते चलना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले सुपर टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करेंगे? सुपर टेस्ट सीरीज और ये पहला टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा अभी पता है आपको कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक जो है अभी आपका एग्जाम में 70 नंबर का रहेगा, इसमें 35 आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का जो रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों मिला 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो है तांडव शुरू करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलिए, और आप सभी का इतना सारा प्यार जो है मिलते रहता है, मिलते रहे और आगे भी मिलता रहे इसी तरह। तो शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर पूछता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर उतना टाइम देके लिखेंगे हम तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको भी और मुझे भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला सुपर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने बोला था ना कि कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा, नहीं तो फिर देखते रह जाएगा, हम भी देखते रहते हैं, बस देखा देखी होगा, काम नहीं होगा, ऐसे भी समय भी खराब चल रहा है। चलिए, तो आपको पता होगा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रखे एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि एफसीसी में, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? सॉलिड स्टेट से पूछा गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो एफसीसी में आपको एक ट्रिक मैंने बताया था कि देखिए 1, क्या बताया था मैंने, 1 2 4 2, ये होता है एससीसी के लिए, ये होता है आपका बीसीसी के लिए, ये होता है आपका एफसीसी के लिए और ये होता है आपका ईसीसी के लिए। सिंपल याद रखिएगा ये बॉक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा था? एफसीसी। तो एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ चलेंगे हम लोग, क्योंकि उतना टाइम नहीं है और उतना टाइम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और अभी हम लोग को कम समय में ज्यादा मार्क्स लाना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पैकिंग परसेंटेज ऑफ एससीसी, यानी एससीसी जो है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है एससीसी, इसका पैकिंग परसेंट कितना होता है।
पैकिंग परसेंटेज या पैकिंग फ्रैक्शन, कहीं कहीं पैकिंग परसेंटेज लिखा रहता है, कहीं कहीं पैकिंग फ्रैक्शन लिखा रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन 52 दिया है, 68 दिया है, 74 दिया है, नॉट दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा? 52%। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है मोलरिटी, एक न्यूमेरिकल पूछा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैं प्रूव करके देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, मोलारिटी निकालने बोला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से। और हाँ, अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको दिया गया नंबर। ठीक है, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिएगा, मोलारिटी निकालने बोला गया है। क्या निकालने बोला गया है? मोलारिटी। और मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में लिया जाना चाहिए? लीटर में। किसमें? लीटर में आपको लेना है। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको? क्लास 11 में ही मैंने रटा दिया था, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो क्लास 11 में जब पढ़े थे तो नंबर ऑफ मोल का क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे कि गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब बाय, पूरा बाय में चला जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। गिवन मास कितना दिया है क्वेश्चन पे? देखिए 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, 20 बाय मोलर मास किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 24 और 6 30 यानी 40। और वॉल्यूम दिया आपका 2 लीटर। ठीक है, ऑलरेडी लीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2/2। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 1 लिख सकते हैं इसको, यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 यानी 0.25। ठीक है, मोल पर लीटर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.25। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है व्हाट इज सॉरी माफ कीजिएगा, व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड ये पूछा गया है, व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? आप ना हम, कोई नहीं। कौन होता है? जो आयन में टूटता है, सीधी सी बात। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल दिया है। एक दिया NH4 स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, पहला NH4Cl, दूसरा दिया है KCl, तीसरा दिया है HCOOH और चौथा दिया है CH3COOH। ध्यान रखिएगा, ये तो आयन में टूटता है लेकिन पूरी तरह आयन में नहीं टूटता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है KCl, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो KCl है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये पूरी तरह आयन में क्या होता है? टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और ये तीनों जो आयन, ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स है, ये आयन में पूरी तरह नहीं टूटता है, टूटेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होता है। ठीक है, these are not completely dissociated into ions, only KCl here, only KCl is dissociated into ions. Okay my dear, and now next question, question number 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, पूछा गया which catalyst is used in Ostwald process। देखिए 3 प्रोसेस आपका पूछेगा, है ना। Ostwald प्रोसेस में क्या, कौन सा कैटलिस्ट, Ostwald प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है ना, उसमें आपका यूज किया जाता है PT कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ओर्स ऑफ जिंक। जिंक का जो अयस्क होता है उसका नाम बताना है।
जिंक के जितने भी अयस्क होते हैं उसके नाम को बताना है आपको। तो जिंक का अयस्क यहाँ पर दिया है कैलेमाइन, देखिएगा जिंक का क्या बताना है, ओर्स का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया है, एक आपका दिया है कैलामाइन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है जिंक ब्लेंड, जिंक जिसके साथ लगा रहेगा वो तो होगा ही होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता, और तीसरा दिया है जिंक साइड, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो जिंक का है, ये तीनों अयस्क है, यानी ऑल होगा आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि पीबीएस प्लस O2, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीएस प्लस O2 और यहां पर बना दिया PbO प्लस SO2 बनाया। पूछा है ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पर हीट करा रहा है, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, एक दिया हुआ कैल्सिनेशन और एक दिया हुआ रोस्टिंग, या दोनों या नॉट। ये तो आपको दो में आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रोसेस है कौन, पीबीएस प्लस O2, पीबीओ प्लस SO2। तो ये क्या है, अयस्क है। किसी भी अयस्क को जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हम लोग हीट कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट कराते हैं तो उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। चूंकि समय कम देना हम लोग को, और ना आगे बहुत ज्यादा, अभी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को क्लियर करना है, 35, ठीक है, 1 2 नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, 7 नंबर तक क्लियर हो गया सबको। पूछा V2O5 कौन सा कैटलिस्ट, कि V2O5 जो है वो किस टाइप का कैटलिस्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और सेल्फ कैटलिस्ट और नॉट। तो याद रखिएगा V2O5 जो होता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट में काम करता है। किस में करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, फ्राडे लॉ, फ्राडे लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लॉ का, ध्यान दीजिएगा, फ्राडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला पूछा है आपको, ठीक है। तो याद है ना, फ्राडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द इलेक्ट्रोड directly proportional to the electricity, quantity of electricity, that means W directly proportional to Q is the correct answer. Question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डबल सॉल्ट, विच इज डबल सॉल्ट। यहाँ पर 4 एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा डबल सॉल्ट कौन है, डबल सॉल्ट। देखिए देखिए डबल सॉल्ट कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक KCl, दूसरा CaOCl2, तीसरा आपका पोटासियम, और चौथा आपका नॉट दिया हुआ है। तो आपको पता है, देखिए KCl एसिड और बेस से मिलकर बनता है, ठीक है, NaCl जिस टाइप का है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सिंपल सॉल्ट। ये भी आपका ये ब्लीचिंग पाउडर, ये तो पाउडर के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये कंपाउंड नहीं है। और ये जो पोटासियम है, ये नंबर 3 वाला ऑप्शन, ये होता है आपका डबल सॉल्ट। क्योंकि डबल सॉल्ट क्या होता है कि उसको जब सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है वो तो जैसे का तैसे रहता है, लेकिन जब लिक्विड में उसको डाल देते हैं तो वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है आयन। आप देखे होंगे सैलून वगैरह में रखा रहता है फिटकरी, ठीक है, वो उसी को फिटकरी कहते हैं, पोटासियम को ही। तो जब फिटकरी को हम लोग ऐसे खुला में छोड़ देते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो वो जैसे कि तैसे ही रहता है, लेकिन उसी फिटकरी को, उसी पोटासियम को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिजॉल्व हो गया, दैट मींस दिस आर डिसोसिएटेड इनटू आयंस, वो आयंस में क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, PTEN का होल 3 और बाहर में दिया Cl4, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हम एक आप लोग को जब पढ़ा रहे थे तो उसमें सिंपल ट्रिक सिखाए थे कि मालिक के बाद जितना स्टाफ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं।
सीधी सी बात है कि मालिक के बाद जितना भी स्टाफ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लेकिन उसमें 3-4 एक्सेप्शनल भी बताए थे कि अगर वो सब रहता है तो वो डबल हो जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल्स अगर है, आयंस है, कंपाउंड है, तो उसमें डबल लिखा जाता है। कौन कौन था देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ये हो गया मालिक, पीटी क्या हो गया, अब पीटी जो है ये आपका मालिक है, क्या है, मालिक है, इस कंपाउंड का मालिक। और मालिक के बाद यहाँ पर स्टाफ कौन है, एन, इथिलीन डाइमीन। तो मालिक यहाँ के गो है, 3 गो है, के गो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मालिक 3 है, मालिक 1 है और स्टाफ 3 गो है, ठीक है। तो स्टाफ 3 गो है, आंसर हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर एन है, एन रहने पर 2 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। याद रखिएगा किससे किसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लिया अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, NiCl4 का पावर -2, पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, क्या पूछेगा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो यहाँ पर स्टाफ कितना है, 4 है। देखिए ये मालिक निकेल, मालिक के बाद क्लोरीन आया तो क्लोरीन के 4, तो आंसर हो जाएगा 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर एन रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सवाल उठेगा कि सर और क्या क्या है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो और 2 है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो 2 क्या है देखिए बताते हैं। तो वो आपका हो जाएगा एक हो जाएगा आपका C2O4 ऑक्सलेट आयन, एक EN, एक EDTA, ये सब अगर रहेगा तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिख लीजिएगा वो सब नोट में, बहुत फायदे वाली चीज है, ठीक है। चलिए हाँ, जय श्री राम। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि व्हिच इज चिलेटिंग लिगेंड, कौन चिलेटिंग लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। एकदम आराम से पढ़ते चलना है, ठीक है। धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाना है और जिंदगी में आना है, ठीक है। बोरा में नहीं जाना है, नहीं तो चल जाइएगा बोरा में, धीरे से नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, चिलेटिंग लिगेंड, और चिलेटिंग लिगेंड का ऑप्शन में दिया है EN C2O4, यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक EN, एक C2O4, एक EDTA और एक ऑल। आंसर टिक लगा देना ऑल में, किसमें, ये ऑल में, क्योंकि ये चारों ये जो तीनों है ये तीनों किसमें आता है, चिलेटिंग लिगेंड में आता है। किसमें आता है, चिलेटिंग लिगेंड में आता है। इथिलीन डाइमीन ऑक्सलेट आयन, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि फिजिकल एडजप्शन क्या है, कैसा प्रोसेस है। फिजिकल एडजप्शन, फिजिकल एडजप्शन किस टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये रिवर्जिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है, रिवर्जिबल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। और केमिकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, चल जाएगा कब चाहे। तो फिजिकल होता है रिवर्जिबल और केमिकल होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क जो है, दूध जो है, वो दही में बदला जाता है, किसके द्वारा, कौन सा मेथड के द्वारा। तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा कैटलिस्ट बोलो चाहे कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, याद रखना लैक्टिक एसिड। कैसा एसिड, लैक्टिक एसिड, और कहीं कहीं लिखा रहता है लैक्टोबेसिकली, लैक्टोबेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, और इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 तक अभी चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार, चलिए नोट कीजिए। मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, क्योंकि 14 नंबर तक हम लोग का क्लियर हो गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा टिंडल इफेक्ट दिखाता है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट को दिखाता ही दिखाता है। याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट हमेशा कहाँ दिखाया जाता है,
कोलाइडल सॉल्यूशन में। कहाँ दिखाया जाता है? कोलाइडल में। पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था आपको कि टिंडल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कहाँ शो करता है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन में शो करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO5। H2SO5 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो S का हमेशा कितना होता है? चाहे कोई भी आ जाए, सल्फर का H2SO5, तो हमेशा याद रखिएगा जो H2 माने सल्फर का कोई भी एसिड आ जाए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना निकलेगा आपका? +6 निकलेगा। याद रखिएगा कितना? +6। चाहे यहाँ पर कोई भी सल्फर के एसिड का नाम दिया रहा है, H2SO4, H2SO5, H2S2O7, हमेशा सल्फर का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है कहाँ पर? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। कहाँ पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड्स करता है। चलिए आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था यूनिट ऑफ मोलारिटी, कि मोलारिटी का यूनिट आपको बताना है। क्या होता है मोलारिटी का? तो सिंपल सा 1 लीटर में जितने सॉल्यूट रहेंगे दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। दैट मींस इसका मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोलारिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एक रिएक्शन पूछा है, उसमें प्रोडक्ट का नाम बताना है। ठीक है, क्या है? RNH2 प्राइमरी एमीन को HNO2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखिएगा, देखिए HNO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO। मैंने बताया था तोड़ के कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसको तोड़ के लिखने के बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो देखिए प्राइमरी एमीन को HONO के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से R और यहाँ से OH, पहला कंपाउंड क्या बन गया? ROH। ठीक है, रोज नहीं पार हो गया रोज। ठीक है, तो R और यहाँ से OH बन गया ROH एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब देखना है बचा क्या? तो यहाँ से एक नाइट्रोजन और यहाँ से एक नाइट्रोजन मिलके क्या निकल गया? नाइट्रोजन गैस। और बचा क्या? यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो क्या निकला? वही रोड में पनिया बह गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा मेरे स्टूडेंट्स कि एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC, याद कीजिएगा, एक होता है CN, एक होता है NC। याद आ रहा है कुछ कुछ? पता नहीं किसका किसका याद रहता है तुम लोग। तो यहाँ पर RNC का रिडक्शन कराना है, और जैसे रिडक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा क्या बनेगा? रिडक्शन मीन्स क्या? हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि RNC, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसको H2 के साथ रिएक्शन कराना है, रिडक्शन कराना है। तो जैसे रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? देखिए पहले इसको सिंगल में तोड़ना है, तो RNC, इसको चाहिए 1 2 3 और इसको चाहिए 1, तो टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 बैठा दी। अब ये चेक करना है कौन डिग्री अमीन है, तो ये आपका आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है, तो जब 1 हाइड्रोजन रहता है तो कौन डिग्री अमीन होता है? 2 डिग्री अमीन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और इस रिएक्शन का नाम बताना है। नेम द रिएक्शन, नेम द रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा रिएक्शन को शो करता है? कार्बाइल एमीन टेस्ट। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कार्बाइल एमीन टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में पूछा व्हिच इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आपको पता है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला सिंपल होता है, 2 CO डबल OH लगा देना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड, और इसका जो फार्मूला होता है C+OH बॉन्ड C+OH, शॉर्ट में लिखा जाए तो C2H2O4, that is carboxylic acid, 2 molecules of carboxylic acid, that is called oxalic acid. Question number 23, देखिए 23 में पूछा है कि
फिनॉल के 40% सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सॉरी माफ कीजिएगा, फिनॉल नहीं, फॉर्मल्डिहाइड। किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का। कि फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सोल्यूशन होता है, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय घोल को 40% दैट मीन्स मान लीजिए आपको माफ कीजिएगा थोड़ा तबीयत खराब तो फॉर्मल्डिहाइड लेना है वाटर में, एक बीकर दिया हुआ है और उस बीकर में 40% मतलब 1 लीटर पानी ले लिए, समझिए 1 लीटर पानी लिए और उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड मिला दिए। तो जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड मिलाएंगे तो वो नया सोल्यूशन बनेगा, और जैसे ही नया सोल्यूशन बनेगा तो उस सोल्यूशन का नाम पूछा गया है कि 40% फॉर्मल्डिहाइड को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। सिंपल, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का 40% का कहाँ मिला देना हम लोग को? वाटर में मिलाएंगे। तो जैसे मिलाएंगे तो जो नया सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिन। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 24 में पूछा है H2SO4 का है क्या? तो H2SO4 एसिड है, सिंपल। अरे यार इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपको? H2SO4 क्या है? एक एसिड है, थोड़े ना जानवर है। क्वेश्चन नंबर 25 कार्बोहाइड्रेट, याद कीजिएगा बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट? एल्डिहाइड, कीटोन, बोथ, नॉट। कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, और दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो पिछला क्लास आई थिंक अगर आप लोग पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ, दोनों होता है, ठीक है। एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन ग्रुप भी रहता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज ले लिए, एल्डिहाइड कहाँ पाया जाएगा आपका? ग्लूकोज में। कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज में। और फ्रुक्टोज में क्या पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप रहता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपको डिटेल्स पढ़ना है, डिटेल से देखना है तो आप केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपका बैच जो है आ चुका है, क्लास 12 का चाहे क्लास 11 का, जिसका भी बैच आपको लेना है या जो भी आप पढ़ रहे होंगे अगल बगल भाई बहन, उनसे उनको भी बता सकते हैं कि कम से कम फीस में जो है आपको कैसे केमिस्ट्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे शिक्षक से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे अच्छे नंबर्स आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पूछा है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। अभी मैंने बताया ना, देखिए दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फ्रुक्टोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। व्हिच इज पॉलीसैकेराइड? याद रखिएगा, देखिए पॉलीसैकेराइड कौन है? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग करा देते हैं तो बहुत सारी मोनोसैकेराइड मिलने लगता है, और इसका आंसर होता है स्टार्च। क्या हो जाएगा आंसर? स्टार्च, चाहे ग्लाइकोजन, ठीक है। ये सब होता है पॉलीसैकेराइड। ये सब नोट करते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, नहीं तो फिर देखते रहना, क्वेश्चन भी देखते रहेगा, बस देखा देखी होगा, बुरा में चल जाएगा, सब चला जाएगा दूसरी बाजार। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 28। कितना नंबर क्वेश्चन? 28। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ, कष्ट, परेशानी, दिल में दर्द, दिल में चोट नहीं ना है? और है तो अपने पास रखना, हम नहीं ले सकते, समय खराब है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीसैकेराइड के बारे में, स्टार्च और क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। में पूछा है व्हिच इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं पता है? एक जिंक, पहला ऑप्शन दिया जिंक, जिंक ने दिया, माफ कीजिएगा, और कॉपर दिया है, ठीक है। कॉपर,
दूसरा दिया है क्रोमियम, तीसरा दिया है एल्यूमिनियम और चौथा दिया है Fe। तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक। तो देखिए ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, लेकिन एल्यूमिनियम डी ब्लॉक में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा आपका ये एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 28 का सी, एल्यूमिनियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 29 की अगर बात किया जाए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन और होगा, 35 क्वेश्चन तो है, फिर हम लोग का सीरीज ऑब्जेक्टिव का सीरीज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग टाइम निकाल के या जो भी इसके बाद का जो हम लोग क्लास लेंगे उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेस्ट सीरीज 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो भी बताया जा रहा है, या अगर आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, पूरी तरह समझ में आ रहा है, या क्या परेशानी है आपको, उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर का परेशानी नहीं, इस सेशन का परेशानी, इस क्लास का परेशानी अगर आपको कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में है हाउ मेनी सीरीज इन डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक जो होता है उसमें कितने सीरीज होते हैं। तो याद रखना डी ब्लॉक में 3 सीरीज होते हैं, याद है ना? कौन कौन? तो आपका हो जाएगा 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज। 3 सीरीज रहता है और तीनों में 10-10 एलिमेंट रहते हैं। इसमें भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10 एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है? Which of the following is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 Fe2 प्लस, ऑप्शन नंबर 2 Zn2 प्लस, कॉपर प्लस 1 और नॉट। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो Fe2 प्लस 4s2 3d6, यस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s2 3d6 बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है और नॉट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए Fe2 प्लस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 30 तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए, तो यहाँ तक तब तक नोट कीजिए और जो भी क्वेश्चन बचा है उसको मैं आगे करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 एक डायग्राम बना हुआ है इस टाइप का और पूछा ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है? ठीक है, कि हेलो क्या है? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बोथ, और एक दिया है लास्ट में नॉट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। आप फिगर देख रहे होंगे, आप सभी को दिखता होगा फिगर किस टाइप का बना हुआ, और उस फिगर को देख के बताना है कि उसका नाम क्या है, किसके फॉर्म में आता है, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में, एराइल हैलाइड के फॉर्म में, दोनों आएगा या नॉट होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। जब भी बेंजीन रिंग के साथ, कान खोल के सुन लो, ऐसे भी आप लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ रहेगा? हाइड्रोजन एटम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 परऑक्साइड इफेक्ट किसको कहा जाता है? 32 में पूछा है कि परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल को कहा जाता है।
ठीक है। ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहा जाता है? एंटी मार्कोनिकप्स रूल। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? एंटी मार्कोनिकप्स रूल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। चलिए, तो 33 में पूछा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या पूछा है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आपको पता होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जब भी क्लास स्टार्ट किया जाता है ऑर्गेनिक का, अल्काइल हैलाइड, तो उसमें हमेशा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं, क्योंकि ये जो है छोटा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट मीन्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल जो है कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। मेटल जो है कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। कॉपी कलम है ना सबके पास? ये हमको देख रहा है, देखते रह जाएगा, इसलिए सामने कॉपी कलम लिख के नोट करते चलना है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे। जहां दिक्कत है, जहां तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी, सर दर्द, माथा दर्द, आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करो। ठीक है, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको कहते हैं? वैसे कंपाउंड जिसमें मेटल जो है कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच रहता है। जैसे आप किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है ना? चलिए, है, देख रहा विनोद कैसा कैसा स्टूडेंट है यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, कनेक्ट रहना भी जरूरी है। समय के अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता है। रुकना नहीं है, लेकिन आपको बढ़ते जाना है। ठीक है ना विनोद? तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको कहेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या बताएं? RMgX। इसके फॉर्म में जो भी कंपाउंड रहेगा सब का सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है, दुनिया के कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्मेट में पाया है या इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो सारा का सारा क्या होगा? आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। अब ये R क्या है सर? तो R है एल्काइल ग्रुप। क्या है ये? R क्या है? एल्काइल ग्रुप। Mg तो मेटल है, ये अपना फिक्स रहेगा। और ये क्या है? हेलोजन एटम। क्या है? हेलोजन एटम। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, R की जगह CH3, Mg अपना जैसा का जैसा, X की जगह Cl, ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, समझिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का डेफिनेशन। अब हेल्प ले लेना। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि पी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NH2NP1 से 6 होता है। क्या होता है? NH2NP1 से 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये पूरा जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और आ रहा तो अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 35 पूरा फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा रिएक्शन से? ये आपका फिनॉल दिया हुआ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट किसमें? सैलिसल्डिहाइड में। सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा रिएक्शन से फिनॉल को जो है सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको कन्वर्ट करने वाला एक ही रिएक्शन है, और उसका नाम है राइमन रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है आरटी रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? आरटी रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा सेशन? आपको पता होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तभी बताइएगा जरूर, कहाँ चेंज करना है, कहाँ क्या कमी रह गई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इनफ माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।